नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूं अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है, हमारा मकसद है कि हर ओ सहम खबर की तह तक पहुंचे हम, जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़े हैं। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स और हमारे तमाम सीनियर साथी। तो चलिए आगाज करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। सबसे पहले रुख आज हरियाणा का करेंगे हम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हरियाणा निवास में उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई अहम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई बड़े ऐलान भी आज किए जा सकते हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे तमाम ब्यूरो हेड्स और तमाम सीनियर साथी जुड़ चुके हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे इस ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल, पहली खबर हमने हरियाणा के हवाले से अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अहम खबर है आज हरियाणा वालों के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 12 बजे। चंडीगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या उम्मीद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? क्या कोई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं आज मुख्यमंत्री की तरफ से? क्या चर्चा करने वाले हैं? देखिए मुमताज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे क्या रहेंगे, किन किन विषयों पर मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे, वो मुद्दे मीडिया से शेयर तो नहीं किए गए, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, जो संभावना है, मुख्यमंत्री कई मुद्दों पर यहाँ पर मीडिया से बातचीत करेंगे। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत बड़े स्तर पर प्रदेश भर में मुआवजा बांटा गया है। कई जिलों में मुआवजा जो है किसानों को दिया गया, वो बड़ी तादाद में दिया गया। तो ऐसे में किसानों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से जो मुआवजा राशि वितरित की गई है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मीडिया के सामने बातचीत रख सकते हैं। इसके अलावा कल हरियाणा बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है, उस पर भी मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे। वहीं इसके अलावा चाहे सरकार से जुड़े विषय, चाहे संगठन और राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे, इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मीडिया के सामने बातचीत रखेंगे। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है, ऐसी संभावना लग रही है। किसी और विषय को लेकर भी मुख्यमंत्री मीडिया के सामने अपनी बातें रख सकते हैं। जाहिर है अनिल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर रहने वाली है। काफी अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करने वाले हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे इस खबर के हवाले से और जानते रहेंगे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ने कौन से बड़े ऐलान किए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने इस्तीफा दे दिया है। विशेष कार्यकारी अधिकारी जवाहर यादव ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि बादशाहपुर विधानसभा इलाके से चुनाव लड़ना चाहते हैं जवाहर यादव। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है जवाहर यादव ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बादशाहपुर विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ना चाहते हैं जवाहर यादव। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस खबर पर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, ये काफी अहम सियासी खबर मानी जा रही है। जवाहर यादव ने ओएसटी के अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और खबरें ये है कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जवाहर यादव विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या ये खबर तस्दीकशुदा है अनिल? और इस खबर के सियासी मायने क्या हैं? कैसे पहुंचेंगे इस खबर की गहराई में? तफसील से जरा बताएं। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव की तरफ से कल इस्तीफा दे दिया गया है। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा बीजेपी की बात करें, गुरुग्राम जिले की बात करें, उसी लिहाज से बड़ी खबर है, सीएमओ के लिहाज से बड़ी खबर है। कल जवाहर यादव की तरफ से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है और जो हमें जानकारी मिल रही है, जवाहर यादव सबसे पहले तो कहीं ना कहीं इसी कोशिश में कि उनको संगठन में कोई अहम ओहदा मिल सकता है, इस तरीके की संभावना भी लग रही है। क्योंकि जवाहर यादव की अगर बात करें, देखिए जवाहर यादव की अगर थोड़ी सी प्रोफाइल की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वो 2 बार ओएसडी रह चुके हैं। मनोहर सरकार
पार्ट 1 में वो एसटी बने थे, मनोहर सरकार पार्ट 2 में वो एसटी बने थे, सरकार में चेयरमैन वो रह चुके हैं। संगठन की अगर बात करें, संगठन में कई अहम पदों पर वो रह चुके हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, यूथ की अगर बात करें, बीजेपी युवा मोर्चे की अगर बात करें, उसमें भी वो कई पदों पर काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जवाहर यादव का संगठन में काफी लंबा चौड़ा अनुभव है। तो ऐसा लग रहा है कि जवाहर यादव संगठन में भी कहीं ना कहीं संगठन में उनको कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम है बादशाहपुर विधानसभा सीट, जिसके चलते कहीं ना कहीं जवाहर यादव को लग रहा था कि वो उनको सीएमओ की बजाय बादशाहपुर विधानसभा सीट पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि जवाहर यादव पिछले काफी लंबे समय से बादशाहपुर विधानसभा सीट पर काम कर रहे थे। उनकी तरफ से जो अपनी जो टीमें हैं वो बनाई गई थी जवाहर यादव की तरफ से, जो लगातार बादशाहपुर विधानसभा सीट पर एक्टिव थे। खुद जवाहर यादव या तो चंडीगढ़ में रहते थे, अगर चंडीगढ़ में नहीं होते तो विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर में वो एक्टिव रहते थे। तो कहीं ना कहीं जवाहर यादव की जो ज्यादा इच्छा है वो विधानसभा चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव को देखते हुए और कहीं ना कहीं फील्ड में मेहनत करने को लेकर जवाहर यादव की तरफ से इस्तीफा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया गया है। देखते हैं अनिल, अब इस नई जिम्मेदारी में आकर इस नई पारी की शुरुआत करके जवाहर यादव कितना लंबा सफर तय करते हैं, किस तरह करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन दोनों अहम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हरियाणा से एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम। हरियाणा कैबिनेट बैठक की तारीख में तब्दीली की गई है। अब 28 नवंबर की जगह 27 नवंबर को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में दोपहर बाद शाम तकरीबन 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख पर मोहर लग सकती है और इससे पहले 28 नवंबर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक तय हुई थी, जिसे बदलकर अब 27 नवंबर कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, काफी अहम खबर है हरियाणा के लिहाज से ये। कैबिनेट की इस बैठक पर सबकी नजर थी जो 28 नवंबर को होनी थी। विंटर सेशन की तारीख का भी ऐलान किया जा सकता था, लेकिन खबर ये जितेंद्र की बैठक की तारीख में बदलाव किया गया, बजाय 28 नवंबर के 27 नवंबर को ये बैठक की जाएगी। कोई खास वजह इस तब्दीली की जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट की जो बैठक है इससे पहले 28 नवंबर को रखी गई थी, जिसकी तारीख में तब्दीली करते हुए इसे 27 नवंबर को किया जाएगा, यानी एक दिन पहले ये बैठक की जाएगी। और तमाम जो मंत्री हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होती है, तो इस बात का ख्याल रखते हुए कि सभी बैठक के अंदर मौजूद रहे, किन्हीं कारणों से इस प्रकार की जो तब्दीलियां हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। और इसी को देखते हुए इस बैठक के समय के अंदर भी बदलाव किया गया है, तारीख के अंदर भी बदलाव किया गया है। 28 नवंबर की जगह 27 नवंबर को ये बैठक की जाएगी और शाम 4 बजे ये बैठक होगी। इससे पहले 28 नवंबर को 11 बजे का वक्त रखा गया था। साथ ही साथ शीतकालीन सत्र, जैसा कि मुमताज आपने भी खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को बताया कि शीतकालीन सत्र की जो तारीख है उनका ऐलान हो सकता है, जहां जनता के तमाम मुद्दों को उठाने को लेकर के विपक्ष को इंतजार रहता है, योजनाओं को जनता के समक्ष रखने को लेकर के सत्ता पक्ष जो है अपनी तैयारी करता है, और प्रदेश की तमाम जो नजरें हैं वो विधानसभा पर बनी होती है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और उनके बीच तमाम मुद्दों को लेकर के जो बहस है वो भी देखने के लिए मिलती है। तो शीतकालीन सत्र काफी अहम रहने वाला है और उसी की तारीख जो है उनके ऐलान को लेकर के ये जो कैबिनेट बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा अन्य जो कैबिनेट के एजेंडे हैं जिन्हें तैयार किया जा रहा होगा, उन कैबिनेट एजेंडों को लेकर के भी चर्चा देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन प्रमुख तौर पर जो यह कैबिनेट की बैठक है, सूत्रों से जानकारी है कि शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान इस कैबिनेट की बैठक के अंदर हो सकता है, जिसकी तारीख के अंदर तब्दीली करते हुए उसे एक दिन पहले 27 नवंबर को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में किया जाएगा। जितेंद्र, हरियाणा से एक और अहम खबर है जो पिछले काफी वक्त से बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, इस पर भी हम आपका रुख करेंगे। खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। हरियाणा में 372 आईयूज के सस्पेंशन के मामले में बड़ा अपडेट है। 372 आईयूज पर कार्रवाई के मामले में अब जांच होगी। अब पुरानी और नई दोनों रिपोर्ट देख रहे हैं गृह सचिव, और दोनों रिपोर्ट्स के तथ्य और समय अवधि देखने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 13 जिलों के एसपीज के माध्यम से मुख्यालय तक पहुंची दोनों ही रिपोर्ट। गैर जिम्मेदार और झूठी रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने के मूड में है अनिल विज। हालांकि रिपोर्ट एसपी ऑफिस में तैनात स्टाफ ने तैयार की है, लेकिन अब दोनों रिपोर्ट्स को लेकर भी जांच की जा रही है। आखिर किस किस ने ये रिपोर्ट तैयार की है? वे जैसे गैर जिम्मेदार और झूठी रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के मूड में जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड बने हुए हैं। जितेंद्र,
जब से ये खबर सामने आई कि गृह मंत्री अनिल विज ने 372 आईओएस पर कार्रवाई के आदेश दिए और उनका ऐसा नजरिया सामने आया कि इनकी कोताही वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब से लेकर अब तक इस मामले में कई उतार चढ़ाव आए हैं। अब 2 रोज से नया मामला सुर्खियों में है कि या तो रिपोर्ट जो 372 के आंकड़े के साथ पहले गृह मंत्री को सौंपी गई वो गलत थी, या जो अब रिपोर्ट दी गई जिसमें एक बड़ा मार्जिन सामने आया, जिस पर हमने और आपने कल भी चर्चा की, उसमें कुछ गड़बड़ है। और इस पूरे मामले को लेकर माफी के मूड में हरगिज नजर नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री अनिल विज। अभी क्या चल रहा है इस पूरे मामले में, जितेंद्र जरा तफसील से बताइए। देखिए मुमताज, ये पूरा मामला 23 अक्टूबर को सामने आया था, जब 1 साल से अधिक लंबित केसों को आईओएस की तरफ से पेंडिंग रखा जा रहा था। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इस प्रकार के आईओएस को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए गए थे और जो रिपोर्ट 13 जिलों की आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक 372 ऐसे आईओएस थे जिनको सस्पेंड करने के जो आदेश है वो गृह मंत्री की तरफ से दिए गए थे। इसके बाद डीजीपी की तरफ से इसे मार्क करते हुए एडीजीपी और तमाम जो जिला अधीक्षक है या फिर एसपीज है उनको जो है इस पर कार्रवाई को अमल में लाने की बात कही गई थी, जिसके बाद करीब 100 आईओएस को सस्पेंड करने की बात कही जा रही थी। इसके बाद अनिल विज की तरफ से तमाम जो 272 आईओएस है उन पर भी कार्रवाई को लेकर के लगातार जो बात है वो कही जा रही थी, क्योंकि अनिल विज का ये मानना है कि अगर जनता के कामों को 1 वर्ष तक अगर थानों के अंदर लटकाया जाएगा, केसों को लंबित रखा जाएगा, तो दर दर भटकने की स्थिति जो है इस प्रकार से लोगों की बनी रहती है। इसलिए इन पर तुरंत कार्रवाई होना आवश्यक है। इसको लेकर के इससे पहले भी प्रक्रिया रही कि इन तमाम केसों को निस्तारण जो है वो कर दिया जाए, निपटान जो है वो कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी 3229 के आसपास जो केसेस हैं, जो जानकारी मिली थी, करीब 3000 से अधिक केसेस इस प्रकार के थे जो लंबित थे इन 13 जिलों की रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद ये माना गया कि 272 जो आईओएस है उनकी एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट की जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इन आईओएस की तरफ से निस्तारण जो है वो कर दिया गया है, कुछ की तरफ से आनंद फानंद में किया गया था, लेकिन एक डिटेल रिपोर्ट अनिल विज की तरफ से मंगाई गई थी तमाम केसेस की, और ये केसेस कब से पेंडिंग है, मौजूदा आईओ के पास ये केसेस कब से आए हैं। अब अगर हम बात करें, वो डिटेल रिपोर्ट जब गृह मंत्री के समक्ष सोमवार करीब शाम 3:40 पर जब पहुंची है, उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अब रिपोर्ट के अंदर ये दर्शाया गया है केवल 99 ऐसे आईओएस थे जिन पर कार्रवाई भी की गई है, जिनकी तरफ से केसेस को लंबित रखा जा रहा था, लेकिन जो दूसरे जो आईओएस है उनको कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के अंदर ये दर्शाया गया कि उन आईओएस की तरफ से मामलों को निपटा दिया गया है। तो अनिल विज ने ये सवाल उठाए थे कि यदि ये रिपोर्ट जो है वो उनके समक्ष जिस प्रकार से पेश की गई है, या तो पहली रिपोर्ट गलत थी जिसके आधार पर 372 आईओएस पर कार्रवाई की गई थी, या फिर ये दूसरी रिपोर्ट जिसके अंदर केवल 99 आईओएस के सस्पेंशन की बात जो है वो सामने आ रही है, लापरवाही की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद को इसकी जो जांच है वो करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि अनिल विज का मानना है कि अगर ऐसे अलग अलग रिपोर्ट जो है कुछ समय अंतराल में सरकार के समक्ष आती है, गृह मंत्री के समक्ष आती है, तो ये अपने आप में सरकार जाहिर है बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है ये जितेंद्र, और ऐसे में गृह मंत्री की तरफ से इस पर बड़ी कार्रवाई की बात किए जाना ये बनता है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच हम यहाँ रुख करेंगे उत्तराखंड का। यहाँ उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में सभी मजदूरों का कामयाब रेस्क्यू किया जा सकता है। उत्तरकाशी में नेशनल वैक्सीन वैन घटनास्थल पर पहुंच गई है। सीएमओ के आदेश पर नेशनल वैक्सीन वैन घटनास्थल पहुंची है। सुरंग स्थल पर चिकित्सा उपकरण पहुंच गए हैं और 12 नवंबर से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए थे। आज 12वां दिन है जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अगले कुछ घंटों में सभी मजदूरों का कामयाब रेस्क्यू किया जा सकता है। नेशनल वैक्सीन वैन घटनास्थल पर पहुंच गई है। सीएमओ ने जानकारी दी, उन्हीं के आदेश पर नेशनल वैक्सीन वैन घटनास्थल पर पहुंची है। 12 नवंबर दिवाली वाले दिन सुबह से ही टनल में फंसे थे मजदूर। आज 12वां दिन है जबकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस खबर पर बने हुए हैं। राव शफात, मुसलसल इस खबर पर नजर बनी हुई है, न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे देश की तमाम अपडेट आपने हमारे दर्शकों तक हर लम्हे पहुंचाए हैं। आज का दिन कल से ज्यादा बड़ी उम्मीदें लेकर आया है। बहुत मुमकिन है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और सभी 41 मजदूरों को महफूज बाहर निकाल लिया जाएगा। तैयारियां तेज हैं घटनास्थल पर। आप बताइए अभी क्या चल रहा है वहां पर?
मुमताज, देखिए वो वक्त दूर नहीं है जब एक सुकून वाली एक खबर आएगी, खुशी वाली खबर आएगी, और जिसका इंतजार किया जा रहा था। अब से कुछ ही घंटों के बाद बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी रेस्क्यू एजेंसीज हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन जो कर रही हैं, अब अंतिम चरण में है। अंतिम पाइप को डाला जा रहा है जहां से ये रेस्क्यू होना है। करीब 6 मीटर की दूरी अभी इसकी बताई जा रही है और बहुत तेजी के साथ ये काम चल रहा है। ये काम सुबह हो सकता था, लेकिन देर रात थोड़ी सी दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई। जो मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन है, उसके सामने की तरफ जहां से ड्रिल किया जा रहा था हॉरिजॉन्टल, वहां एक सरिये का टुकड़ा, बहुत क्योंकि कंक्रीट और सरिया बहुत ज्यादा था, जब टनल बन रही थी तो सरिये का टुकड़ा सामने आया था। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं, उन्होंने उस सरिये के टुकड़े को काटा और वापस एक बार फिर से इस मशीन को काम पर लगाया गया। 800 mm के इस पाइप को डाला गया था और सेफ्टी के तौर पर पहले 900 mm का इसमें ड्रिल किया जा रहा था, उसके बाद 800 mm का पाइप इसके अंदर डाला जा रहा था। बहुत हाई थिकनेस का एसएस का पाइप है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी मलबा वाइब्रेट हो सकता है और पाइप दब सकता है, तो इसी को लेकर के हाई थिकनेस का एक पाइप डाला गया था ताकि पाइप दब ना जाए, और 2 पाइप सेफ्टी के तौर पर डाले गए थे। अब अंतिम चरण में है, क्योंकि 5 से 6 मीटर की मात्र दूरी रह गई है। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद है। एनडीएमए के केंद्र सरकार के नेतृत्व में ऑपरेशन चल रहा है और एनडीआरएफ की 2 टीमें, जिनमें 15 सदस्य हैं, मोर्चा पूरी तरह से संभाले हुए हैं। अब कुछ ही वक्त के बाद ये खबर आएगी कि जो लोग, जिनके सब्र का इम्तिहान चल रहा था, वो वापस आएंगे, रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, और इसके लिए तैयारियां पहले से कर ली गई थी। जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम है इस वक्त सिलक्यारा में मौजूद है। एक अस्थायी तौर पर हॉस्पिटल बनाया गया है। इसके साथ ही चिन्याली सौंड में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां तैयारी की गई है। 41 से 42 बेड वहां पर लगाए गए हैं। जो विशेषज्ञ डॉक्टर है घटनास्थल पर भी मौजूद है, टनल के पास, और अस्पताल में भी मौजूद है। अगर जरूरत पड़ती है तो तमाम जितने भी मजदूर बाहर निकाले जाएंगे, उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे खास बात है कि जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, एक लंबा वक्त लग गया था, आज 12 दिन हो चुके हैं इस रेस्क्यू को, और धीरे धीरे रेस्क्यू आगे बढ़ रहा था। अब खुशी की खबर आने में कुछ ही घंटों का वक्त है। दुआ करेंगे हमेशा की तरह राव शफात की रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो और हर एक शख्स सुरक्षित अपने घर पहुंचे। बेहद शुक्रिया आपका इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए राव शफात। और यहाँ हम रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर्स पर सियासत गर्मा गई है। स्टोन क्रशर्स को लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों पर पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कमियों से ध्यान हटाने के लिए घोटाले जैसे बयान दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। सरकार इस बात की जांच करे कि क्रशर किसके चल रहे हैं। का क्रशर चल रहा है, उसका कितना बैलेंस है लेने के लिए, उसके बिजली का जो बिल है उसका कितना पैसा वापस लेना है, रॉयल्टी का कितना वापस लेना है। आज की सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, विधायक, देखो किस किस के क्रशर हैं और किन के क्रशर जो हैं वो किस समय चलते रहे। जिस समय सबके क्रशर बंद थे, क्या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का क्रशर बंद हुआ? इंडस्ट्री मिनिस्टर का क्रशर बंद हुआ? उनके विधायकों के साथ जुड़े हुए क्रशर बंद हुए? और जो मंत्री हैं, उनके जो मंत्री हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके रिश्तेदारों के क्रशर बंद हुए? इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए। स्टोन क्रशर्स का मामला ज्यादा ही तूल पकड़ता जा रहा है प्रदीप। अब पूर्व उद्योग मंत्री रोहित ठाकुर ने वापस सरकार पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। पहले ये तो देखा जाए कि आखिर ये स्टोन क्रशर्स चल किसके रहे। तो ये मामला सियासी तौर पर बेहद तूल पकड़ चुका है प्रदीप। बिल्कुल, देखिए आपदा काल से ही स्टोन क्रशर्स को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ था, क्योंकि हिमाचल में स्टोन क्रशर इस वजह से बंद किए गए थे कि ये बात सामने आई थी कि जो आपदा आई है और उसके नुकसान जो हुआ है, उसमें एक बड़ी वजह इलीगल माइनिंग भी है, यानी अवैध रूप से जो खनन हुआ है वो एक बड़ी वजह है। और ब्यास बेसिन में ज्यादा इस तरह की चिंताएं जो है वो जाहिर की गई थी। तो उसके बाद से स्टोन क्रशर प्रदेश में बंद थे और अब धीरे धीरे करके जिनकी परमिशन है उनको फिर से शुरू किया जा रहा है। 50 के करीब स्टोन क्रशर उनको
शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि बिना परमिशन के प्रदेश में स्टोन क्रशर चल रहे थे और ये पिछले 4 से 5 सालों से इस तरह के स्टोन क्रशर चल रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई माइनिंग प्लान है, ना उनके पास कोई जो वैध परमिशन इसके चाहिए वो थी, और बिना परमिशन के जनरेटर के सहारे वो चल रहे थे। और उनका ये आरोप था कि 100 करोड़ रुपए का नुकसान रेवेन्यू के तौर पर हिमाचल प्रदेश को केवल इसी वजह से हुआ कि अवैध रूप से बिना परमिशन के ये स्टोन क्रशर चल रहे थे। इस पर पलटवार क्या है और जो आरोप लगाए हैं मंत्री ने उस पर यहाँ पर पूर्व उद्योग मंत्री हैं देखते हैं प्रदीप अब इस मामले में आगे और क्या क्या होता है, कितने इल्जाम एक दूसरे पर और रखे जाएंगे और क्या इसका हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। हरियाणा का रुख एक बार फिर करेंगे खबर की तह तक में। हरियाणा के जींद में सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। यौन उत्पीड़न मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ अब 142 नाबालिग छात्राओं ने बयान दर्ज करवाया है। छात्राओं ने प्रिंसिपल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आपको ये भी बता दें कि पहले इस मामले में 60 छात्राएं सामने आई थी, लेकिन अब सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जींद के डीसी ने इस मामले की पुष्टि की है कि अब कुल मिलाकर 142 छात्राएं इस मामले में अपना बयान दर्ज करवा चुकी है। अब इस पूरे मामले की कई विभागों द्वारा जांच की जा रही है। जींद से विजेंद्र हमारे साथी फोन लाइन पर बने हुए हैं। विजेंद्र, सेक्सुअल हरासमेंट का ये बड़ा गंभीर मामला जींद के सरकारी स्कूल से सामने आया और इसके बाद जैसे जैसे इस मामले की तह तक पे पहुंचा जा रहा है और जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ये आरोप और गंभीर हो रहे हैं। पहले 60 बच्चियां सामने आई थी, अब 142 छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या अपडेट है आपके पास विजेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की जींद के डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने पुष्टि की है कि 31 अगस्त को लड़कियों ने जो पत्र लिखा था देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, महिला आयोग, उसमें जो है कार्रवाई हुई थी। 30 अक्टूबर को प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 4 नवंबर को इनको अरेस्ट कर लिया गया था और अभी ये जेल में है। लेकिन पहले इस पूरे मामले में 60 लड़कियां सामने आई थी, लेकिन अब जो है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है एसडीएम की अगुवाई में बनाई गई थी। 390 छात्राओं की काउंसलिंग की गई थी, जिसमें से 142 छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं सभी नाबालिग छात्राएं हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राएं हैं, और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि किस प्रकार छेड़खानी, किस प्रकार उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और किस प्रकार से उनका यौन उत्पीड़न किया गया। ये जो तमाम बातें हैं रिपोर्ट्स में लिखी गई हैं और ये रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है। अब जो आगामी कार्रवाई है वो शिक्षा विभाग करेगा। आगामी कार्रवाई में इनको जो नौकरी है उससे बर्खास्त किया जा सकता है, इनके जो अन्य लाभ उन पर रोक लगाई जा सकती है, डिमोशन किया जा सकता है। इन तमाम बातों का जो फैसला है चार्जशीट बनने के बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि जो आरोप है तय किए जाएंगे। फिलहाल इनको सस्पेंड किया जा चुका है, ये जेल में है। लेकिन खास बात इसमें देखने की ये है कि जैसे जैसे मामले की जांच बढ़ रही है, इस पूरे मामले में एक एसआईटी भी बनाई गई है। एडिशनल एसपी सिरसा की जो दीप्ति गर्ग हम की अगुवाई में 6 सदस्य हैं, इसमें 2 डीएसपी हैं और 3 महिला अधिकारी भी इसमें और शामिल हैं। ये कमेटी भी जो है एडीजीपी श्रीकांत यादव हिसार रेंज के जो आईजी उन्होंने बनाई है। 10 दिन के अंदर ये जो एसआईटी है वो भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। यानी कि कुल मिला के पुलिस अलग तरह से जांच कर रही है। ठीक है विजेंद्र, देखते हैं अभी इस मामले में और क्या खुलासे होने बाकी है और आगे अंजाम क्या होगा इस प्रिंसिपल का। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए विजेंद्र। और यहाँ रुक करेंगे हम पंजाब का। जालंधर दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर किसानों का धरना जारी। लगातार गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्नो वाली फाटक के पास ट्रेन रोकने की तैयारी में किसान। अभी तक किसानों की सरकार के साथ कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार एमएसपी बढ़ाने की मांग नहीं मान लेती तब तक धरना जारी रहेगा। रेलवे ट्रैक रोकने का फैसला गुरुवार को मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा, जबकि संगठन 26 नवंबर को चंडीगढ़ कूच करेगा। सीएम भगवंत मान और किसान आमने सामने इस पूरे मामले को लेकर। किसानों के धरने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा था कि किसान यूनियन से मेरा अनुरोध है कि हर बात के लिए सड़कें बंद करके आम लोगों को अपने खिलाफ ना करें। सरकार से बात करने के लिए चंडीगढ़ का पंजाब भवन, सचिवालय, कृषि मंत्री का कार्यालय और मेरा कार्यालय घर पर ही है, सड़कें नहीं। अगर यही रवैया रहा तो दिन दूर नहीं जब धरना देने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। लोगों की भावनाओं को समझें। आज सिमरत पॉल मेरे साथ इस खबर पर बनी हुई है।
हरसिमरत, अभी नई सरगर्मी नजर आ रही है पंजाब में गन्ने की कीमतों को लेकर, एमएसपी बढ़ाए जाने को लेकर किसान धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ट्रेन भी रोकने की तैयारी में, हालांकि सीएम ने उनसे अपील की है कि ऐसा ना करें। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो पंजाब के जालंधर के धनोवाली गांव के पास जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर हाईवे है उस पे के ऊपर किसान डटे हुए हैं और आज लगभग तीसरा दिन है जब किसान वहां से हटे नहीं। और इसके बाद आज आपको ये एक बड़ा अपडेट भी दें कि ट्रेन रोकने की तैयारी जो है वो भी किसानों की तरफ से की जा रही है। और इसके बाद जो है लगातार देखने को मिल रहा है कि किसान जो है सरकार से मीटिंग के लिए भी जैसे पहले आए थे, पर ये मीटिंग बुधवार को होनी थी, पर ये मीटिंग किसी कारणों की वजह से हो नहीं सके, जिसके बाद किसानों ने अपनी मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब चंडीगढ़ कूच किया जाएगा सीएम की रिहाइश के लिए। और इसके लिए जो 3 दिन हैं वो दिए गए हैं कि 3 दिन जो है वो कूच किया जाएगा चंडीगढ़ की तरफ। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट जब किया तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत की है इसकी तो विनती से की है कि मैं आपसे विनती करता हूं कि इस तरह लोगों को परेशान ना किया जाए। सड़कों पर बैठकर लोग परेशान होते हैं, आपने अगर बातचीत करनी है तो उन्होंने कई जो स्थान है वो गिनवाए हैं। पंचायत भवन है, किसान भवन है, पंजाब भवन है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा घर भी है, आप यहाँ आकर बातचीत कर सकते हैं। पर अगर इस तरह से ही धरने लगते रहे तो शायद धरने में बैठने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो बाद में एक इस तरह की बात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। वहीं जो किसान हैं वो अब टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम 25 को ही ट्रैक्टर लेकर आना शुरू हो जाएंगे, 26 को हम मुख्यमंत्री के घर आ रहे हैं। अब आपको बताएंगे चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक की तरफ से वो आना शुरू करेंगे और देखना होगा कि चंडीगढ़ पुलिस जो है उनको अंदर आने देती है या फिर मुख्यमंत्री उनको अपने पास देखते हैं हरसिमरत किसानों और सरकार की जद्दोजहद पंजाब में कहां तक पहुंचती है। बेहद शुक्रिया आपका हरसिमरत इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया आप सभी का। इन तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचे आप। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे